नमस्कार, मेरा नाम है आनंद कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचार सार, जिसमें हम आपको दिखाते हैं राष्ट्रीय खबरें जिनसे हो आपका सीधा सरोकार। ये एपिसोड 30 है, तारीख है 10 अगस्त 2023। तो आज सबसे पहले 10 अगस्त 2023 के मुख्य समाचार। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में नवेली में NLCIL के आसपास प्रदूषण के खतरे पर रिपोर्ट पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को नोटिस जारी किया। बीजेपी पर मेरी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। ये राजीव चड्ढा ने अपने खिलाफ विशेषाधिकार हनन की शिकायतों पर विपक्ष ने केरल में बर्बरता को उजागर किया। प्रस्तावित चुनाव आयोग 2024 के चुनाव में धांधली की चाल है। तृणमूल कांग्रेस ने कहा सरकार ने चुनाव आयुक्त इत्यादि के नियमन के लिए राज्यसभा में विधेयक सूचीबद्ध किया। पीएम मोदी को ज्ञापन में मणिपुर के विधायकों का पूर्ण निरस्तीकरण का आग्रह किया। विपक्ष और सरकार राज्यसभा में नियमों को लेकर खींचतान जारी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 अगस्त को ऑफलाइन मोड में यूपीआई लाइट के लिए प्रति लेनदेन भुगतान सीमा को बढ़ाकर 500 रुपए करने का प्रस्ताव दिया। अब समाचार विस्तार से। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की दक्षिणी शाखा ने 10 अगस्त को NLCIL के आसपास के गांवों के लिए प्रदूषण के खतरे की रिपोर्ट पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को नोटिस जारी किया। एनजीटी में नवेली और उसके आसपास के थर्मल प्लांटों से निकलने वाले अपशिष्टों की गुणवत्ता पर जांच की और उसके आधार पर यह रिपोर्ट दी है। इस अध्ययन में केंद्र द्वारा किए गए एक अध्ययन में 20 से अधिक मामलों में पानी में पारा इत्यादि उच्च स्तर पर पाया गया। बोरवेल में पारे की मात्रा स्वीकार्य सीमा से 250 गुना अधिक थी। लोगों को किडनी, सांस और त्वचा संबंधी बीमारियां हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि आसपास की मिट्टी के नमूनों में लोहा, एल्यूमिनियम, पारा, निकल और दूसरी भारी धातुओं की मौजूदगी देखी गई। तमिलनाडु पावर कंपनी लिमिटेड संचालित होती है और प्रदूषण हवा, मिट्टी और दूसरी चीजों को दूषित कर रही होती है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो रही हैं। न्यायमूर्ति पुष्पा सत्यनारायण और विशेष ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, नगरपालिका के और जिला कलेक्टर इत्यादि को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को तय की गई है। इस बीच एक बयान जारी करके कहा गया है कि MOEF एंड CC TNPCB द्वारा निर्धारित पर्यावरण मानकों का अनुपालन किया जा रहा है। कहा गया कि 30 जून को किए गए गुणवत्ता पर नवीनतम जांच के मुताबिक सब कुछ सीमा के अंदर है। आम आदमी पार्टी आप के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने 10 अगस्त को दिल्ली के सेवा विधेयक से संबंधित एक प्रस्ताव में 5 सदस्यों के जाली हस्ताक्षर करने का आरोप लगाने के लिए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि ये उनकी आवाज को दबाने की कोशिश है। राज्यसभा में सभापति जगपति धनखड़ द्वारा 4 सांसदों की शिकायतों को संदर्भित करने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में श्री चड्ढा पर नियमों का उल्लंघन करते हुए उनकी समिति के बने चयन समिति के गठन में उनका नाम प्रस्तावित करने का आरोप लगाया था। इस मामले की जांच करने और जांच के लिए विशेषाधिकार समिति को भेजा गया था। आप नेता ने कहा कि वह उस मामले पर पैनल और अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। डेरेक ओब्रायन राघव चड्ढा के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस स्वीकार किया गया और उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में यह भी कहा कि गलत प्रचार किया जा रहा है कि राज्यसभा में प्रवर समिति के सदस्यों के नामांकन के लिए हस्ताक्षर और लिखित सहमति की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि मैं अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा जिन्होंने मेरे खिलाफ जालसाजी का झूठा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर विशेषाधिकार समिति उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करती है तो वो कोई सार्वजनिक बयान नहीं देती। जब भी विशेषाधिकार समिति किसी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करती है तो वो सार्वजनिक बयान नहीं देते हैं, लेकिन मजबूरी के कारण मुझे बोलना पड़ रहा है। मैं माननीय अध्यक्ष या समिति के खिलाफ नहीं बोलूंगा, राघव चड्ढा ने कहा। उन्होंने कहा कि मैं उन कागजों को दिखाने की चुनौती देता हूं जिन पर जाली दस्ताक्षर हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है। राज्यसभा के एक बुलेटिन में कहा गया है कि सभापति के सांसद संबित पात्रा और नरहरि अमीन की शिकायतें मिली थी, जिन्होंने श्री चड्ढा पर विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाया था। बातों ही बातों में सहमति के बिना उनका नाम भी शामिल कर लिया गया था। श्री चड्ढा ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 पर विचार करने के लिए एक चयन समिति के गठन का प्रस्ताव रखा था। इसमें 4 सांसदों के नाम शामिल थे। मादक द्रव्यों को अपराध से लड़ने के लिए गठित सादे कपड़े वालों दस्तों का प्रदर्शन
मानवाधिकारों के प्रति ठंडी करने वाली उपेक्षा। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के विधायक एन शमसुद्दीन ने कहा कि अपराध से लड़ने के नाम पर पुलिस की बर्बरता पर बहस के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश करते हुए जिला पुलिस प्रमुख डीपीसी के सीधे आदेश के तहत काम करने वाले एक छायादार मुफ्ती पुलिस इकाई को जिम्मेदार ठहराया। मल्लपुरम में जाफरी की हिरासत में हत्या के लिए ये कुलीन दस्ता जिम्मेदार है। शमसुद्दीन ने कहा कि कुलीन दस्ता मल्लपुरम में वर्दीधारी इकाइयों की तुलना में कहीं अधिक छूट और कम निगरानी के साथ काम करता है। उन्होंने कहा कि दस्ते ने नशीली दवाओं की पहली खड़ी खेप पर रोक लगाने के लिए व्यावसायिक मात्रा में तस्करी करने वालों को गिरफ्तार करने में निराशाजनक विफलता को छिपाने के लिए नशीली दवाओं की लत से जूझ रहे असहाय युवाओं को अपना शिकार बनाया है। श्री शमसुद्दीन ने कहा कि यूनिट के सुप्रीम कोर्ट के गिरफ्तारी के दिशा निर्देशों को बिना पालन किए गए जाफरी को हिरासत में ले लिया गया, हिरासत में यातना दी। श्री शमसुद्दीन ने कहा कि अधिकारी ने युवाओं को एक अज्ञात निजी वैन में चेलापुरम में एक गुप्त पुलिस सुविधा में ले जाया और उनके ऊपर आरोप ये था कि घंटों तक इन लोगों को प्रताड़ित किया गया। बाद में दस्ते ने बुरी तरह पीटे गए जाफरी को तन्नूर पुलिस स्टेशन में फेंक दिया, जहां युवक गिर गया और मर गया। फॉरेंसिक डॉक्टरों ने सब परीक्षण के दौरान 21 कुंद बल की चोटों और मलाशय में प्रवेश के सबूत की गिनती भी की थी। उन्होंने मल्लपुरम एसपी को तत्काल निलंबित करने की मांग की। ऐसा न हो कि अधिकारी अपने लोगों को बचाने के लिए सबूत नष्ट कर दें। IUML विधायक ने नशेड़ियों के साथ साथ अपराधियों के जैसा व्यवहार करने की पुलिस की इस प्रथा की निंदा की। मादक द्रव्यों की सेवन एक बीमारी है, कोई अपराध नहीं। नशे के आदि लोग अक्सर इसका शिकार होते हैं, उन्हें पुनर्वास की जरूरत है, यातना और मौत की नहीं, श्री शमसुद्दीन ने कहा। नेता प्रतिपक्ष का बयान था कि विपक्ष के नेता VD किशन ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय यानी CMO में एक शक्तिशाली गुट ने सत्तारूढ़ CPIM के इशारे पर पुलिस को नियंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि गुट ने पार्टी द्वारा तैनात पुलिस अधिकारियों को राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर मुकदमा चलाने, पत्रकारों को डराने और अपने हितों की रक्षा करने का स्वतंत्र अधिकार दिया है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष न्याय प्रशासन ही इसका कारण है। श्री सतीशन ने कहा कि इन गुट ने कानून प्रवर्तन में जनता के भरोसे को तोड़ दिया है। इस पुलिस ने पदानुक्रम को CPIM पदानुक्रम से प्रतिस्थापित कर दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन नागरिकों को अलग कर दिया है जिसकी उन्होंने सेवा की। मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया ये थी कि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने पलटवार करते हुए कांग्रेस में शासित छत्तीसगढ़ में 54 मुठभेड़ हत्याओं की बात की। इसके विपरीत केरल में पुलिस द्वारा एक भी न्यायेतर हत्या की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि केरल में हिरासत में मौत के मामले में सबूत या उनकी गिनती बहुत कम है। श्री विजयन ने कहा कि सरकार ने आपराधिक आचरण के लिए 27 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया, जबकि ओमन चंडी सरकार ने वर्दी में अपराधियों को संरक्षण दिया। श्री विजयन ने सदन को सूचित किया कि सरकार ने हितों का कोई टकराव न हो ये सुनिश्चित करने के लिए तन्नूर मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI को भेज दिया है। अध्यक्ष AN शमशीर ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिससे विपक्ष को वॉकआउट करना पड़ा। तृणमूल कांग्रेस ने 10 अगस्त को आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्य चुनाव आयुक्त के चयन को विनियमित करने वाला प्रस्ताव विधेयक 2024 के लोकसभा चुनाव में धांधली करने की एक चाल है, क्योंकि भाजपा एकजुट INDIA के डरती है। भविष्य में मुख्य चुनाव आयुक्तों और चुनाव आयुक्तों का चयन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय पैनल द्वारा किया जाएगा और इसमें कैबिनेट मंत्री के अलावा लोकसभा में विपक्ष के नेता भी शामिल होंगे। मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि पैनल में प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होने चाहिए। TMC प्रवक्ता साकेत गोखले ने 2024 में आम चुनाव में धांधली की कोशिश बताया है इसे। उन्होंने कहा कि ये चौंका देने वाला है और बीजेपी खुलेआम धांधली कर रही है। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बेशर्मी से कुचल दिया है और EC की नियुक्ति में विधेयक में मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर एक केंद्रीय मंत्री को शामिल कर लिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता होने चाहिए थे।
विधेयक में मोदी सरकार ने सीजेआई के स्थान पर एक केंद्रीय मंत्री को नियुक्त किया है। मूल रूप से अब मोदी और एक मंत्री पूरे चुनाव आयोग की नियुक्ति करेंगे। संयुक्त भारत गठबंधन द्वारा भाजपा के दिल में डर पैदा करने के बाद 2024 के चुनाव में धांधली की दिशा में ये एक स्पष्ट कदम है, श्री गोखले ने ट्वीट किया। उनके सुर में सुर मिलाते हुए टीएमसी के नेता सुष्मिता देव ने कहा कि यह एक ऐसी संस्था को नियंत्रित करने का एक और प्रयास है जिसे स्वतंत्र होना चाहिए। प्रधानमंत्री मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश करने के लिए चयन समिति के सदस्य के रूप में सीजेआई के स्थान पर एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को नियुक्त करेंगे। विपक्ष के नेता चयन पैनल के सदस्य होंगे, लेकिन उनकी संख्या कम होना तय है। यह किसी संस्था को नियंत्रित करने का एक और तरीका है जिसे स्वतंत्र होना चाहिए, उन्होंने ट्वीट करके बताया। सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा की शर्तों और कार्यकाल को विनियमित करने के लिए राज्यसभा में पेश करने के लिए एक विधेयक सूचीबद्ध किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक चुनाव आयोग द्वारा व्यवसाय के लेन देन की एक प्रक्रिया को स्थापित करने का भी प्रयास करता है। हालांकि विधेयक की सामग्री तुरंत उपलब्ध नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था जिसका उद्देश्य मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के नियुक्ति को कार्यपालिका के हस्तक्षेप से बचाना था। इस फैसले में कहा गया था कि इनकी नियुक्तियां प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की सदस्यता वाली एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक सर्वसम्मत फैसले में कहा था कि मानदंड तब तक लागू रहेगा जब तक इस मुद्दे पर संसद द्वारा कानून नहीं बनाया जाता। जब चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे 14 फरवरी को रिटायर होंगे तो उनकी सेवानिवृत्ति 2024 लोकसभा चुनाव की घोषणा के कुछ दिन पहले होगी। पिछले 2 मौकों पर आयोग ने मार्च में संसदीय चुनाव की घोषणा की थी। नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आज कहा गया है कि राज्य में शांति और सुरक्षा का माहौल बनाने के लिए पूर्ण निरस्त्रीकरण की आवश्यकता है। विधायकों ने, जो कि अधिकांश मैतेई हैं, उन्होंने कुकी गुटों के साथ समझौते को वापस लेने, राज्य में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर लागू करने और स्वायत्त जिला परिषदों को मजबूत करने को भी मंजूरी दी है। ज्ञापन ने इन्होंने अलग प्रशासन की मांग की। सुरक्षा को तत्काल स्थापना के लिए सरल तैनाती अपर्याप्त है। पूरे राज्य में पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए पूर्ण निरस्त्रीकरण की आवश्यकता है और शांति और सुरक्षा के लिए 9 अगस्त पीएम मोदी को दिए गए ज्ञापन में ऐसा कहा गया। इस संबंध में केंद्रीय सुरक्षा बलों को क्षेत्र में स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए अधिक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है, ये जोड़ा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि ऐसे कई उदाहरण हैं जब किसान अपने खेतों में काम करने के लिए बाहर गए और उन पर उग्रवादियों ने गोली की। ये गोलीबारी की घटनाएं केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी में हुई हैं, जो उचित प्रतिक्रिया देने या बिल्कुल भी प्रतिक्रिया देने में विफल रहे हैं। इसमें मांग की गई है कि असम राइफल्स 9, 22 और 37 को उनके स्थान से स्थानांतरित करने की जरूरत है। तैनाती का वर्तमान स्थान और राज्य की सुरक्षा के लिए भरोसेमंद केंद्रीय बल, निष्प्रभावी और स्वच्छ लोग उनकी जगह लें। विधायकों ने उन सभी कुकी उग्रवादी संगठनों के साथ एसओओ समझौते को वापस लेने की मांग की जिन्होंने जमीन नियमों का उल्लंघन किया है। राज्य में हथियारों और गोला बारूद के साथ बड़े पैमाने पर विदेशी घुसपैठ हुई है, इसलिए केंद्रीय बलों को सक्रिय रूप से उनके साथ जुड़ना चाहिए। पिछले 3 महीनों में ज्ञापन में कहा गया है कि विधायकों ने राज्य में एनआरसी लागू करने की भी मांग की। संकट की इस घड़ी को टालने के लिए इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से संबोधित किया जाना चाहिए। ऐसे कई विकल्प हैं जिनका पता लगाया जा सकता है और एक और मणिपुर के मूल लोगों को आश्वस्त करने के लिए एनआरसी को देर सवेर मणिपुर में लागू किया जा सकता है। ज्ञापन में कहा गया कि अप्रवासियों का बायोमेट्रिक पंजीकरण शुरू हो गया है, इससे विस्तारित और मजबूत किया जाना चाहिए। अलग प्रशासन की मांग किसी भी स्थिति में बिल्कुल अस्वीकार्य है। सभी समूहों को आश्वस्त करने के लिए हम स्वायत्त जिला परिषद को मजबूत करने और हिल एरिया कमेटी में 6 मौजूदा स्वायत्त जिला परिषदों को नियमित चुनाव जो नहीं हो रहे हैं उनको आयोजित करने के लिए विचार कर सकते हैं। इन सभी कार्यवाहियों के बाद भी मौजूदा संकट का स्थायी समाधान देने के लिए आवश्यक शांति वार्ता शुरू की जानी चाहिए। 10 कुकी विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर केंद्र को पत्र लिखकर कुकी क्षेत्रों के लिए एक अलग प्रशासन की मांग की थी। मणिपुर के नागा बहुल इलाकों में शांति वार्ता जल्दी पूरा करने की मांग जारी है। बुधवार को इसके लिए प्रदर्शन हुआ। नागा समूह ने वृहद नागालैंड की मांग की थी। राज्यसभा में गुरुवार को सुबह 36 मिनट कामकाज हुआ और उस पर उस नियम में बातचीत करने में काफी समय व्यतीत हुआ जिसमें
मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए थी। बिना किसी आम सहमति के इसे स्थगित कर दिया गया। दोनों पक्षों के बीच बंद कमरे में हुई चर्चा का विवरण का खुलासा किया, जबकि विपक्ष ने नियम 167 के तहत मणिपुर में एक प्रस्ताव पेश किया था, जिस सहमत से मध्य मार्ग को अपनाने की बात की थी। उन्होंने नियमों के 3 सेट 267, 176 और 167 के नोटिस मिले हैं। मणिपुर में हिंसा और अशांति के अपने नोटिस में शिवसेना उद्धव के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और आम आदमी पार्टी सांसद सुशील गुप्ता ने हरियाणा में राजनीतिक हिंसा पर बहस की मांग की। नियम 176 के तहत अल्पकालिक चर्चा के लिए अन्य 19 नोटिस प्राप्त हुए, जिसमें से 18 में एक भारतीय ऑनलाइन द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाने और हरियाणा पे चिंता व्यक्त की गई। 3 नोटिस पेश किए गए 167 के तहत, जिसमें मणिपुर पर बहस की बात हो गई, और फिर 167 के तहत मणिपुर पर परस्पर बातचीत प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए मध्य मार्ग अपनाने पर सहमति जताई गई। बिना प्रस्ताव को एक तरफा रूप से आगे बढ़ाने के लिए विपक्ष पर तीखा हमला बोला गया। 3 अगस्त को दोनों पक्षों के बीच बंद कमरे में हुई बैठक का ब्यौरा देना शुरू कर दिया गया था, जो कि कोई रास्ता निकालने के लिए एक अनौपचारिक बैठक चाहते थे। वे मेरे कमरे तक नहीं जा सकते थे, इसीलिए मैं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ विपक्ष के नेता के कमरे में गया। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि श्री धनखड़ ने उन्हें सदन के बाहर चर्चा की सामग्री का खुलासा करने से रोकने की कोशिश की। उन्होंने निवेदन किया कि अब नियम 167 के तहत प्रस्तावित बीच का रास्ता अपनाया जाना चाहिए, लेकिन श्री गोयल इससे सहमत नहीं हुए थे। बातचीत में हस्तक्षेप करते हुए श्री खड़गे ने दोहराया कि जब भी आवश्यकता होगी विपक्ष बहस के लिए तैयार है, लेकिन इस बात को रेखांकित किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति आवश्यक है। दोनों पक्षों के विरोध के बाद सदन स्थगित कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 अगस्त को ऑफलाइन मोड में यूपीआई लाइट के लिए प्रति लेन देन भुगतान सीमा को बढ़ाकर 500 रुपए करने का प्रस्ताव दिया, और राज्य में देश भर में डिजिटल भुगतान की पहुंच और उपयोग को और गहरा करने के लिए अन्य उपायों की घोषणा की। वर्तमान में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC और यूपीआई लाइट सहित ऑफलाइन मोड में छोटे ग्रुप के लिए डिजिटल भुगतान के लिए रिजर्व बैंक द्वारा प्रति लेन देन 200 रुपए की सीमा और प्रति भुगतान साधन 2000 रुपए की समग्र सीमा निश्चित की गई है। छोटे मूल्य के लेन देन के लिए 2 कारक की आवश्यकता हटाकर चैनल रोजमार्ग के छोटे भुगतान के लिए तेज, विश्वसनीय और संपर्क रहित तरीके को सक्षम करते हैं। भुगतान के इस तरीके को व्यापक रूप से अपनाने के प्रोत्साहित करने के लिए अधिक उपयोग के मामले के लिए इस मोड में लाने के लिए प्रतिदिन लेन देन सीमा को बढ़ाकर 500 रुपए करने का प्रस्ताव है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि हालांकि 2 कारक प्रमाणीकरण में छूट से जुड़े जोखिमों के लिए सीमा 2000 पर रखी गई है। उपयोगकर्ताओं के डिजिटल भुगतान के अनुभव को बढ़ाने के लिए की गई तकनीकों के उपयोग के उद्देश्य से श्री दास ने कहा कि यूपीआई पर कन्वर्सेशनल पेमेंट्स को सक्षम करने का प्रस्ताव है, जो उपयोगकर्ताओं को भुगतान करने के लिए AI संचालित सिस्टम से बातचीत में शामिल होने को सक्षम करेगा और नियर फील्ड कम्युनिकेशन तकनीक का उपयोग करके यूपीआई पर ऑफलाइन भुगतान शुरू करेगा। यूपीआई ने अपने उपयोग में आसानी, सुरक्षा और वास्तविक समय सुविधा के लिए भारत में डिजिटल भुगतान परिस्थिति तंत्र को बदल दिया है। समय के साथ कई नई सुविधाओं के जुड़ने से यूपीआई को अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था को एकीकृत कर रहा है, संवादात्मक निर्देश उपयोग में आसानी बढ़ाने और परिणाम स्वरूप यूपीआई प्रणाली तक पहुंचने की संभावनाएं रखते हैं। इसलिए कन्वर्सेशनल पेमेंट लॉन्च करने का प्रस्ताव है, जो उपयोगकर्ताओं को एक सुरक्षित और संरक्षित वातावरण में लेन देन शुरू करने और पूरा करने के AI संचालित प्रणाली के साथ बातचीत में शामिल होने में सक्षम बनाएगा। उन्होंने कहा कि शुरुआत में ये सुविधा हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध होगी, पर बाद में इसे और अधिक भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा और NPCI को निर्देश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे। यूपीआई पर छोटे मूल्य के लेन देन की गति बढ़ाने, बैंकों के लिए प्रसंस्करण संस्थानों को अनुकूलित करने के लिए सितंबर 2022 में यूपीआई लाइट नामक एक ऑन डिवाइस वॉलेट लॉन्च किया गया था, जिससे लेन देन विफलताओं को कम किया जा सके। उत्पाद ने लोकप्रियता हासिल की है और वर्तमान में प्रति माह 10 मिलियन से अधिक लेन देन को ये प्रोसेस करता है। यूपीआई लाइट के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नियर फील्ड कम्युनिकेशन तकनीक का उपयोग करके ऑफलाइन लेन देन की सुविधा को प्रदान करने का प्रस्ताव भी है।
जहां इंटरनेट दूरसंचार कनेक्टिविटी कमजोर है या उपलब्ध नहीं, बल्कि यह न्यूनतम लेनदेन की गिरावट के साथ गति को भी सुरक्षित करती है। एनसीपीसीआई के निर्देश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे और अब समय आपसे विदाई लेने का हो चुका है। अन्य खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.awarenews.com का रुख कर सकते हैं। राष्ट्रीय खबरों में बुलेटिन आज यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे रात के 9 बजे। अवेयर न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खबरों का सिलसिला जारी है। हमारे वेबसाइट पर सही और सटीक खबरों के लिए जरूर जाएं। खबरें हर सोमवार से शुक्रवार रात के 9 बजे हमारी वेबसाइट मिनी मेट्रो लाइव पर भी प्रकाशित हो जाती है। फिर होगी मुलाकात जब खबरें मिलेंगे रात के 9। अब मुझे यानी आनंद समाज को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।